हेलो एवरीवन, जय हिंद। माय नेम इज स्काई एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द स्काईज वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। मैंने जब सेशंस लेना शुरू करा टेलीग्राम पे, बहुत टाइम पहले भी सेशंस लेता था एंड अभी भी सेशंस लिए, तो मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक देखी लोगों की। बहुत सारे जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, ब्यूरोक्रेसी में आना चाहते हैं, एक ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं, इन दैट कंटेक्स्ट बात कर रहा हूँ। जब भी वो एक स्पेसिफिक टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है हमारे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, जो कि है एथिक्स। इसका ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन है विच इज़ केस स्टडी। ठीक है, जब भी वो इस चीज़ से इंटरेक्ट करते हैं ना, तो एक अप्रोच ही बहुत गलत सी होती है। गलत भी नहीं कह सकता, बट हाँ, थोड़ा वो क्लोज्ड माइंडसेट से उसको अप्रोच करते हैं, जिसकी वजह से जितने मार्क्स वो फेच कर सकते हैं एट दैट इंस्टेंट, वो फेच नहीं कर पाते। जिस लेवल पे चीज़ों को समझ सकते हैं, उस लेवल पे चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी चर्चा का विषय भी ये केस स्टडीज़ ही रहने वाली हैं कि एक्चुअल वे में उन केस स्टडीज़ को कैसे परखा जाता है, सोचा जाता है, समझा जाता है एंड उन पे कैसे एक आत्ममंथन करा जाता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करी जाती है। आफ्टर दैट उनसे एक बहुत अच्छी आउटपुट ली जाती है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ, विच इज़ केस स्टडी। अब केस स्टडीज़ को के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में केस स्टडीज़ होती क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बहुत सिंपल वे से समझाने जा रहा हूँ। लाइक ये कोई मान के चलो, ये आप है, ठीक है, और ये आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, और आप लोग एक मैटर पे बात कर रहे हैं। आप अपने इनपुट डाल रहे हैं और ये आपके फ्रेंड अपने इनपुट डाल रहे हैं। ठीक है, तो केस स्टडीज़ भी कुछ इस टाइप की होती है। यहाँ पे आप खुद को कंसिडर कर लीजिए, यहाँ पे आप एग्जामिनर को कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये सोचिए कि एग्जामिनर आपको एक केस स्टडी बता रहा है, ठीक है, और आपको वैसे ही केस स्टडी को अंडरस्टैंड करना है जैसा आप अपने फ्रेंड की बात सुनते हो। हाँ, ये सुनने में थोड़ा इजियर तो लगेगा, बट इसको डाइजेस्ट करना उतना ही, मैं ज़्यादा कठिन तो नहीं बोल सकता, ज़्यादा टफ तो नहीं बोल सकता, बस हाँ, यहाँ पे थोड़ी कंसंट्रेशन की बात है। अगर आप कंसंट्रेशन से सुनेंगे इस स्पेसिफिक चीज़ को, तो आप बहुत आसानी से उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। राइट, अब केस स्टडीज़ होती क्या हैं? केस स्टडीज़ इज़ जस्ट लाइक रियल लाइफ स्टोरीज़। ठीक है, रियल लाइफ स्टोरीज़ होंगी, किसी सिविल सर्वेंट की होंगी, कोई एक्चुअल में एडमिनिस्ट्रेटिव इशू होगा, राइट, उसके रिगार्डिंग होंगी, या कोई डिलेमा वाली सिचुएशन होगी। वहाँ पे आपको डिलेमा बताया होगा कि अगर आप एक मोड़ पे खड़े हैं, ठीक है, ये आप हैं, ठीक है, अब वहाँ पे ऐसी सिचुएशन होगी, यहाँ पे कुआं होगा और यहाँ पे खाई होगी, ठीक है, और ये दो रास्ते होंगे, राइट, बट आपको तीसरा रास्ता बनाना पड़ेगा एट दैट इंस्टेंट। ठीक है, चीज़ों को परखते हुए, समझते हुए, एक वाक्यात होंगे, बातें होंगी, कुछ इश्यूज होंगे, उनके रिगार्डिंग केस स्टडीज़ होती हैं, रियल लाइफ चीज़ें होती हैं, और उनको सोचना समझना पड़ता है कि एक्चुअली में अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप वहाँ होते तो आप उस चीज़ को कैसे डील आउट करते। तो ये होती हैं केस स्टडीज़। और ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ को आप जस्ट ना यूपीएससी की केस स्टडीज़ को देख के थोड़ा सा घबरा जाते हैं, मैं बता रहा हूँ। बाकी जो केस स्टडीज़ वैसी ही होती हैं जैसे कि आप हमें लाइफ के इश्यूज़ को सॉल्व करते हो। मान के चलो आपका फ्रेंड कभी आपको ऐसा नहीं बताता, यार यार भाई इसकी ना किसी से लड़ाई हो गई, या आपके आस पड़ोस में कभी लड़ाई नहीं हो रही, फिर वहाँ पे आप देखते हो कि एक्चुअल में सही कौन था और एक्चुअल में गलत कौन था, सही किसने किया और गलत ने कैसे किसने किया। आप चर्चा तो करते ही हैं, वही चर्चा यहाँ पे करनी है, बट यहाँ की चर्चा थोड़ी लॉजिकल रहेगी। ठीक है, यहाँ की चर्चा थोड़ी रीजंस के बेस पे रहेगी, यहाँ की चर्चा रैंडम नहीं रहेगी। ठीक है, यहाँ की चर्चा ईगो को सेटिस्फाई करने वाली नहीं रहेगी। यहाँ की चर्चा थोड़ी लॉजिकल रहेगी, अंडरस्टैंडिंग के साथ रहेगी, तथ्यों के आधार पर रहेगी। ठीक है, यहाँ पे हम घर वाला माहौल क्रिएट नहीं कर सकते, बट हाँ, उसको समझना है वो हम उस वे से कर सकते हैं, घर वाले माहौल की तरह समझ सकते हैं कि हाँ, जब हम समझने बैठे ईच एंड एवरी पर्सपेक्टिव को हम समझे परखें, वैसे कर सकते हैं। वहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत मेन हो जाती है। ठीक है, ये था कुछ
केस स्टडी का एक ब्रीफ सा डिस्क्रिप्शन। आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ आई हो। तो अब इसके बाद हम चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ, जो कि मैं बहुत बार सेशंस में बोलता हूँ। मैंने जब भी कहीं पे सेशन लिया या कहीं पे भी बताया, तो एट द टाइम मैंने बोला कि जो आपकी कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी चीज़ का कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पा रहे हो ना, तो आप उस चीज़ का क्रक्स ही नहीं जानते हो। और जब आप किसी चीज़ की कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग को नहीं जानते हो, तो आप उस पर एक राइट अप्रोच के साथ कैसे हमला कर सकते हो। अगर आपको उस चीज़ का कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता है, उस क्वेश्चन को कैसे आप प्रॉपर वे से डील आउट कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे लोग, इवन मैं मेजॉरिटी कहना चाहूँगा, इस कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग को एकदम बायकॉट रखते हैं, इसको इम्पॉर्टेंस ही नहीं देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैं सिंपल बात बताना चाहूँगा, वही पिछला एग्जाम्पल ही उठाते हैं, ज़्यादा डाइवर्स एग्जाम्पल्स नहीं उठाने हैं हमने। कि ये मान लीजिए आपका फ्रेंड है, ठीक है, यहाँ पे ये आपको कुछ बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे वो पर्सन वो चीज़ बता रहा है, बट आप उस चीज़ को अच्छे से नहीं सुन रहे हो। क्या ये बातचीत इंटरेस्टिंग हो पाएगी? क्या ये पर्सन आपकी बातों से सेटिस्फाई हो पाएगा? अगर आपने इसके बोलने का वे ही नहीं समझा है, उसके बोलने का तात्पर्य क्या है, अगर आप वो ही नहीं समझ रहे हो, तो उसके बोलने को कोई मतलब रह जाएगा? जब यहाँ पर अगर आप समझ नहीं रहे हो, तो इस पर्सन के बोलने का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। वैसे ही जब आप पेपर में कोई चीज़ को देखते हो, वहाँ पे उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ रहे हो, तो आपके आंसर करने का या किसी भी चीज़ को बताने का कोई भी महत्व नहीं रहेगा। इस बात को अपना बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ सेशंस में कि कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग देखो, कॉन्टेक्स्ट से चीज़ें देखो, उसका संदर्भ जानो। कॉन्टेक्स्ट को हिंदी में बोलते हैं संदर्भ। किसी की चीज़ के बोलने का, लिखने का, व्याख्या करने का एक संदर्भ होता है, उसको समझिए। अगर आप उसको समझ गए तो आधा काम तो वहीं पे ख़त्म है, बाकी जो भी चीज़ें होंगी वो आगे होंगे। ठीक है, बट हाँ, यहीं पे आप कॉन्टेक्स्ट गलत ले गए तो आपकी पूरी फ्रेमिंग गलत होगी पहले तो आंसर की। ठीक है, आपने जिस वे में चीज़ों को बताना है, जो जो पोर्शन हिट करने हैं, होते हैं ना, हमने जब हम किसी क्वेश्चन को देखते हैं या हम ऐसे को देखते हैं या हम केस स्टडी को देखते हैं, पोर्शन हिट करने के लिए देखते हैं हम कि ये पोर्शन को तो मैंने एक्स्ट्रा वे से एक्सप्लेन करना है, वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो एक्चुअल में कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, संदर्भ के अकॉर्डिंग पोर्शंस हिट करने थे, वो तो आप लेफ्ट आउट कर जाओगे क्योंकि कॉन्टेक्स्ट ही नहीं समझा। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस। अब यहीं पे हम समझेंगे एक और पोर्शन जो कि मैं बहुत बार बोलता हूँ। ठीक है, वो है आपका मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग। डायमेंशनल थिंकिंग, मल्टी डायमेंशन थिंकिंग बोल लो, थॉट प्रोसेस बोल लो, माइंडसेट बोल लो, जो आपका मन करता है वो बोल लो, बट हाँ, मल्टी डायमेंशनल चीज़ अपने लाइफ में लानी ही पड़ेगी। हाँ, हम कंसंट्रेटेड होने चाहिए, हमें कंसंट्रेशन से चीज़ों को करना है। कंसंट्रेशन इज़ द की। बट अब जब आप केस स्टडी से डील आउट करोगे ना, तो आपको मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग लगानी पड़ेगी। हर डायमेंशन को इक्वली सोच पाना, इक्वली नहीं तो एक एवरेज वे से हर डायमेंशन के पॉजिटिव नेगेटिव्स को एड्रेस कर लेना। ठीक है, ये नहीं कि आप एकदम सुपीरियर वे से चीज़ें कर रहे हो, बट जितने वे से कर रहे हो उसको एक बहुत अच्छे से कर पाना। ठीक है, इसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग। बट यहाँ पर हम एवरेज नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि जो आपकी जो, अब मैं बात में केस स्टडीज़ होती है ना, वो रियल लाइफ केस स्टडीज़ होती हैं। वहाँ पे जो, अगर मान के चलो किसी पर्सन के साथ कुछ गलत हो गया, ठीक है, कोई इशू है, ठीक है, वहाँ पे किसी पर्सन के साथ गलत हो गया, तो वो रियल लाइफ में अगर आप उस सिचुएशन को फेस करोगे तो उसके साथ भी गलत होगा। अगर मान के चलो यहाँ पे आप किसी स्टेक होल्डर को मिस करते हो, तो आप रियल लाइफ की चीज़ों को भी मिस करोगे। एट दैट इंस्टेंट जब आपको डिसीजन लेना होगा, तो आप बहुत सारी चीज़ों को गलत वे में ट्रीट कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप अपने सोचने समझने के तरीके को बढ़ाओगे नहीं, आप मान के चलिए आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो किसी इशू के रिगार्डिंग 16 पर्सपेक्टिव हैं। ठीक है, एक सिविल सर्वेंट और एक नॉर्मल सिटीजन में डिफरेंस क्या होता है? एक नॉर्मल सिटीजन बताऊँ क्या करेगा? अपने हित के अकॉर्डिंग इसमें से जो
3 या 4 पर्सपेक्टिव निकलेंगे, उनको सोच लेगा, बस बात खत्म है। बट एक सिविल सर्वेंट होगा, एक ब्यूरोक्रेट होगा, वो 16 की 16 चीज़ों को देखेगा और उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी उन पे ध्यान देगा। वो किसी चीज़ को रैंडम वे से इग्नोर नहीं करेगा, इवन कर ही नहीं सकता है। अगर वो करेगा तो उसके कुछ बहुत सीवियर कंसिक्वेंसेस उसको फेस करने पड़ सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ द मेन थिंग, मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग हमें लानी पड़ेगी ताकि हम किसी पक्ष के साथ इनजस्टिस ना करें, ठीक है। बट जहाँ पे हमने एक रिलेटेड परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया वहाँ पे तो इनजस्टिस होगा ही होगा, आप जो मर्जी चीज़ें कर लें, ओके। ये चीज़ आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। ये 2 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद ना मैं थोड़ी फैक्चुअल चीज़ों के बारे में बात कर लेता हूँ, जो कि मतलब केस स्टडीज़ के रिगार्डिंग एक माइंडसेट हमारा रेडी है रहना चाहिए, ठीक है। उसके रिगार्डिंग थोड़ी बात कर लेते हैं। तो विच इज़ कि जब भी हम केस स्टडी से इंटरेक्ट करें ना, तो फर्स्ट चीज़ तो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, विच इज़ रीडिंग। यहाँ पे भी मैं एक वर्ड ऐड कर देता हूँ इसके साथ, एक्टिव रीडिंग। एक्टिव रीडिंग का मतलब क्या है कि जब भी आप पढ़ो, ठीक है, वहाँ पे जो मेन पोर्शंस हैं, मेन कैरेक्टर आप बोल रहे हो या हिंदी में बोलो तो पक्ष, किरदार, कुछ भी बोलना चाहो आप, ठीक है, उनको अंडरस्टैंड करो। वो कैसे हो सकता है? वो एक्टिव रीडिंग से हो सकता है, क्योंकि ये जो पक्ष या किरदार या कैरेक्टर जो भी आप समझ सकते हो, वो एक केस स्टडी में 7 से 8 भी हो सकते हैं, एक केस स्टडी में 4 से 5 भी हो सकते हैं, इनसे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर आप एक्टिव रीडिंग नहीं करोगे एट दैट इंस्टेंट, तो आप इनमें से अगर आपने 2 या 3 भी छोड़ दिए तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा यार ये तो चीज़ों को डायरेक्ट पढ़ के ही, मतलब ये कि एक्टिव रीडर नहीं है। अगर ये किसी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट को पढ़ेगा एट दैट इंस्टेंट वो उस स्पेसिफिक चीज़ को एक अच्छे वे से अंडरस्टैंड नहीं करेगा, ये तो बहुत सारी चीज़ों को लेफ्ट आउट कर देगा। जब ये लेफ्ट आउट कर देगा तो ये उन स्पेसिफिक इशू को अच्छे से एड्रेस ही नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ को परखने के लिए ऐसे पर्सपेक्टिव घुमाए जाते हैं और इसमें भी डिलेमा डाला जाता है, ठीक है। तो पहला हमारा स्टेप ये रहता है कि आपको मेन कैरेक्टर्स को देखो, समझो क्या क्या है उसमें। आफ्टर दैट जब आप इन कैरेक्टर्स को पॉइंट आउट कर रहे होते हो, उसी में ही, ठीक है, उससे अलग नहीं, उसी में ही उससे जुड़े हुए कुछ पर्सपेक्टिव्स होते हैं, कुछ थॉट प्रोसेस होता है, ठीक है, कुछ चीज़ें वहाँ पे मेंशन्ड होती हैं, ठीक है। वो चीज़ समझो कि एक्चुअल में इस केसेस पर स्टडी में इन कैरेक्टर्स के रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। जब आप उनको समझ लेते हो तब आप समझ जाते हो कि ये जो मैं कहानी पढ़ रहा हूँ या कोई इंसिडेंट पढ़ रहा हूँ ना, ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। वहाँ से आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वाइब आती है, ठीक है। इनका कॉम्बिनेशन सा होता है जब आप इस चीज़ में मूव कर रहे होते हो। और जब एंड में जाके आपकी इंटरेक्शन होती है मेन इशू से, ठीक है, मेन इशू से इंटरेक्शन होती है। मेन इशू तो मतलब कभी बीच में मेंशन होता है, कभी एंड में मेंशन होता है, कहीं भी हो सकता है, बट यहाँ पे आपको रियलाइजेशन हो जाती है मेन इशू है क्या और मेन इशू की क्या क्या चीज़ें हमें कंसीडर करनी है। उसके बाद इसका जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है ना, अब इन चीज़ों का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है टू सेटिस्फाई द क्वेश्चन की डिमांड को, ठीक है। वो आपको तब पता चलेगा जब आप इस प्रोसेस से उस केस स्टडी को डील करोगे, राइट। बट यहाँ पर अगर आप जरा भी लेस कंसंट्रेटेड रहे, लाइक रैंडम आपने चीज़ें करने की कोशिश करी कि चल यार मैं इसको ऐसे ही कर देता हूँ, वैसे कर देता हूँ, या आप किसी पर्सन को कॉपी कर रहे हो या किसी कोचिंग को कॉपी कर रहे हो, ठीक है, या किसी टॉपर को कॉपी कर रहे हो, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ उनका थॉट प्रोसेस था, जिस वे से उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर करा उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर करा। बट यहाँ पे आपको अपने वेज बनाने पड़ेंगे, खुद से पूछना पड़ेगा कि मेरी ताकत क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। अगर आपने अपनी स्ट्रेंथ पे काम करा ना तो वो आपकी एक बेस्ट स्किल बन जाएगी। बट अगर आप लोगों की स्ट्रेंथ को ही फॉलो करते रहे रैंडम वे पे, तो यार चलो थोड़ी स्किल्स बंदा सीख लेता है, बट जो आपकी अपनी पर्सनल स्किल होगी ना, वो जिस वे से आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करेगी ना, वैसी हेल्प और कोई चीज़ नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये कुछ पैटर्न्स थे, कुछ चीज़ें थी जिस वे से हम इन चीज़ों को समझ सकते थे।
बट इसमें एक पोर्शन रह गया है कि अब केस स्टडीज़ में कौन कौन से किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस की डिमांड रहती है, उनका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, चीज़ों को लिखना कैसे है, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, विद इन द क्वेश्चंस चीज़ों को कैसे डील आउट करना है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। क्योंकि यार अगर मैं एक ही वीडियो बनाऊँ ना तो एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है एंड इट विल बी सो हैक्टिक फॉर यू टू वॉच अ वीडियो दिस मच लॉन्ग। ठीक है, तो मैं अगला कंटेंट जो कि क्वेश्चंस के रिगार्डिंग है, केस स्टडीज़ को कैसे पूछा जाता है और ईच एंड एवरी केस स्टडीज़ को लिखा कैसे जाता है, अगर आपने आंसर राइट करना है तो वो किस वे में करना है, कितने कितने पोर्शंस में कहाँ कहाँ आप कितना कंटेंट डाल सकते हो और उसकी फ्रेमिंग कैसे रहेगी, स्ट्रक्चर्स को कैसे मैनेज कर सकते हो, वो सभी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ओके, if you like the content in this video, please do make sure to like, share and subscribe my YouTube channel and मैं टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम दोनों जगह पे अवेलेबल हूँ। दोनों जगह पे मैंने पेजेस एंड ग्रुप्स बना रखे हैं, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। एंड आप आंसर राइटिंग के लिए भी मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आंसर राइटिंग वहाँ पे मैं डेली बेसिस पे क्वेश्चन पुट करता हूँ, जहाँ पे आप आंसर राइटिंग कर सकते हो एंड डे एंड में आपको उस आंसर लिखे हुए आंसर पे एक अच्छी वे से आपको रिमार्क्स मिल जाएंगे, आपकी कॉपी पूरी चेक हो जाएगी, जिससे आप डील कर सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन, आपकी चीज़ें एक सही डायरेक्शन में जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में केस स्टडीज़ के रिगार्डिंग एक फुल पैटर्न लेके कि कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हमें उनको डील करना है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।